दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो स्टेट लेवल 2 पीजीटी मैथ्स का पार्ट 3 आज हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग एक से लेके 20 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम लोग 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 20वां क्वेश्चन का चाहें तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये होता क्या है कि बाइनोमियल कन्वर्जेंस का फॉलो करता है। बाइनोमियल कन्वर्जेंस को फॉलो करता है न्यूटन रैमसन मेथड। तो बाइनोमियल कन्वर्जेंस क्या होता है? ऑर्डर उसका 2 होता है, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये सब हम करा चुके हैं, देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं, 21 क्वेश्चन से करेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो एमएससी का है, घबराना नहीं, अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको हट जाइएगा। तो 21 से स्टार्ट करते हैं। और एक बात आपको बता दूं, बिहार जो बोर्ड है, जो स्टेट कराता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 40 क्वेश्चन कल देखा स्टार्टिंग का, उसमें से 18 क्वेश्चन गलत था इसका आंसर की। तब क्या इस पे बोले? आप खुद ही चेक कर सकते हैं, गूगल पे डालिए, क्या एआई यूज कर लीजिए, आज तो जमाना है, कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन देखिएगा क्या आंसर आता है, इस पे मत जाइएगा। जैसे देखिए, विच और वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 की पावर 37, 2 की पावर 37, ऐसे 88 की पावर 37 है। तो इसका इक्वल टू क्या होगा? अब जेड इंटीजर अपॉन 89, जेड इंटीजर दिया है वैल्यू। मैं कैसे करता हूँ सब कुछ एकदम क्लियर बताता हूँ। देखिए करना क्या है आपको, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो बेस प्राइम है वो 89 है, ठीक है, 89 है। तो इसको हम करते क्या हैं, फर्स्ट और लास्ट का जोड़ा बनाते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट का जोड़ा बनाते हैं। इससे होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 89 को हम लोग मॉडुलो में, देखिए 88 को -1 लिखा जा सकता है। 81 89 में हम लोग मॉडुलो में ऐसे ही लिखते हैं ना, 88 -1। ये कैसे होता है इसको मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे करना क्या है, अब 88 है, ये वाला लेके चलते हैं, और इसके पावर जैसे 37 है, ठीक है। तो इसको अगर हम 89 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -1 के पावर 37, ये आपका क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा। तो ये टर्म आपका क्या आ गया? माइनस टर्म आ गया। अब इसको निकालिए, यहीं पे निकाल लेते हैं। 1 की पावर 37 है, अपॉन 89 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आप ध्यान देंगे कि ये +1 है, -1, ऐसे ही एक +1 एक -1 है, पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट के क्या आ जाएगा? आपको 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 0। बट देखिए बिहार बोर्ड का कमाल, क्या कमेंट करें अब इस पे। विद्यार्थी सही करके आएंगे, पता चला रिजल्ट ही नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है आगे सुधार हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मैं बीएससी में पढ़ाता हूँ, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से और बताता हूँ। देखिए अभी हाल ही फिलहाल में मैंने इसका क्लास भी लिया है और ये स्टेट में भी आया हुआ है। बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ना है, अदर में देखेंगे तो अलग अलग सेमेस्टर में रहता है। देखिए बोला है ए आई बी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, आई की जो वैल्यू दिया है इतना, और यू देख रहे हैं आई जो है 1 से इनफाइनाइट है, तो ए आई की क्या होगा? देखिए एक सीधा स्टेटमेंट में बता देता हूँ, एक गोल्डन रूल लिख लीजिए मेरा। देखिए आपको कॉपी पेन लेकर रहना है, इतना मस्त आपको बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। गोल्डन रूल में बता देता हूँ, मैं बोल भी दूंगा, ऐसे लिख दिए। काउंटेबल यूनियन जो होता है, काउंटेबल यूनियन, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, उसे लिख लीजिए। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? काउंटेबल होता है। अब देखिए स्टेटमेंट से आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर इनफाइनाइट सेट को मिलाने पर हमको क्या मिलेगा? इनफाइनाइट ही मिलेगा। लेकिन एक एक आप पढ़े होंगे, कैंटर रूल होता है। कैंटर रूल के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट सेट को मिलाने पर इनफाइनाइट तो होगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी कभी नहीं खोएगा। बोलता है कि कैंटर रूल के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी नहीं खोएगा, कभी नहीं खोएगा। जब प्रॉपर्टी नहीं खोएगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट है, काउंटेबल इनफाइनाइट, तो क्या रहेगा? काउंटेबल इनफाइनाइट ही होगा। अगर इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं एक बेसिक क्लास ले लूँगा। वैसे सुन रहे हैं कि एग्जाम बहुत नज़दीक है, 8 सितंबर लोग बोल रहे हैं ऐसा। अगर ऐसा होता है तब तो आपको जल्दी जल्दी मैं प्रीवियस ईयर का थ्रू ही कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। बाकी पूरा वीडियो देखिएगा। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो आपके एग्जाम तक से नोटिफिकेशन आती रहेगी। फिर अगर नहीं जरूरत होगी तो हटा दीजिएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करते रहिएगा ताकि समझ में आए कि आपको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मैकेनिक्स का। ये बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ना है, कहीं कहीं बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको बारे में थोड़ा आपको बहुत बढ़िया से बताता हूँ। होता क्या है, क्लासिकल मैकेनिक में जो वर्चुअल वर्क होता है, ऐसे समझिएगा, वर्चुअल वर्क, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। आप ध्यान रखिएगा समेशन, ये फैक्चुअल एफ जो होता है, एक्चुअल एक्चुअल इनटू
डेल आर वर्चुअल के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं इसको समझा देता हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, जो वर्चुअल फोर्सेस होते हैं, वर्चुअल वर्क डन होता क्या है, वो एक्चुअल फोर्स से डिफाइन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ भी गलत है, मैं क्या बोलूँ, देखिए इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। देखिए होता क्या है, जो एक्चुअल फोर्स है, एक्चुअल फोर्सेस, बोर्ड पे पढ़ाने की आदत है बट पीपीटी पे पढ़ा रहे हैं, थोड़ी सी हो सकता है कि राइटिंग इधर उधर हो, बट एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। एक्चुअल फोर्सेस द्वारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में किया गया कार्य, वर्चुअल, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके लिखता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है, एक्चुअल फोर्सेस द्वारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में किया गया कार्य। ठीक है, तो अब समझिएगा ध्यान से, मैं पूरा डिटेल में बताते चलता हूँ, क्योंकि देखिए बीएससी में बहुत सारे डाउट होते हैं, क्योंकि बहुत लोग पढ़े हुए नहीं रहते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपने कॉलेज में पढ़ाता हूँ, जब 11th-12th में से सीधे लड़के आते हैं तो खुद उनका कुछ बेस क्लियर नहीं होता, तो ए टू जेड आपको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है। अगर वर्चुअल वर्क है, वर्चुअल वर्क जिसको बोलते हैं डब्ल्यू, ये जो होता है एफ फैक्चुअल, जिसको एक्चुअल फोर्सेस करते हैं, एफ जो एक्चुअल, एक्चुअल फोर्सेस, फैक्चुअल नहीं एक्चुअल फोर्सेस है, निकल गया था मुझे, एक्चुअल फोर्सेस इनटू डेल आर, इसको बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के। इसको देखिए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ गणितीय गणना के लिए मान लेते हैं, ठीक है, एक्चुअल नहीं होता, इसको वर्चुअल ले लीजिएगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको कैसे, देखिए यहाँ पे वर्चुअल वर्क रेफर क्या करता है, वर्चुअल वर्क में ध्यान दीजिएगा, वर्चुअल वर्क में वर्चुअल वर्क डन बाई क्या होगा, एक्चुअल फोर्सेस के द्वारा वर्चुअल वर्क होगा। ठीक है, और डेल आर जो रहेगा वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, वो सिर्फ एक में होता है कि मैथमेटिकल अगर हम गणना करते हैं तो उसके लिए लेते हैं। तो आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए गलत दिया है, वर्चुअल वर्क डन बाई वर्चुअल फोर्सेस, डेल भी तो है, एक्चुअल फोर्सेस के द्वारा होता है, वर्चुअल फोर्सेस के द्वारा नहीं, तो ये गड़बड़ है। एक्चुअल फोर्सेस के द्वारा वर्चुअल वर्क रेफर करता है, तो आपको ध्यान देना है, मैं पूरा आपको बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 24। अगर जो क्वेश्चन बहुत टफ रहेगा, लगेगा कि इसको रटना है, या फिर अगर उसको उस टॉपिक, जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे मैट्रिक स्पेस में है, वेक्टर स्पेस में कुछ टॉपिक है जिसको आप स्किप कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको उलझे रहेंगे तो मैं तो 3-3 पन्ना में करा दूंगा आपको सॉल्व, मैं करा के दिखा भी दूंगा, बट आपके लिए बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि उसको सॉल्व करने के चक्कर में जो ईजी वाला क्वेश्चन पोर्शन है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो 100 नंबर में है तो उसमें आप 95 पढ़िए, 90 नंबर का अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि समय कम है। अगर हाँ एग्जाम का डेट अगर लेट होता है तो मैं एकदम डिटेल में आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। चलिए 24 नंबर देखते हैं। ये कैंडिडेट की कॉपी है, तो इन्होंने हिंदी सिलेक्ट किया है, तो हिंदी आया, इस वजह से ये ऑफिशियल है, उसी से पढ़ा रहा हूँ। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं इजीली बताता हूँ। लिखा है कि एफ एक आरोही जो डिफरेंशियल फंक्शन है और 1-1 से ये गुजरता है। ठीक है, और इसका जो लेंथ दिया है इतना दिया है, तो बोला है इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है, मतलब कर्व का समीकरण जिसको बोलते हैं। मैं आपको पूरा बताता हूँ, इतना शॉर्ट बताऊंगा, घबराना नहीं है। देखिए होता क्या है, एक आप स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखिए, एल इक्वल टू होता क्या है, एकदम बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, 1 + dy/dx, ये फार्मूला होता है का स्क्वायर dx। अब इससे ये वाले समीकरण को कंपेयर कर दीजिए। जब कंपेयर करेंगे तो dy/dx के स्क्वायर की जगह पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब मैं पेज हटा रहा हूँ, देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको जूम हल्का कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे dy/dx का जो स्क्वायर है वो आपको मिल जाएगा 4/x²। और यहाँ से जब dy/dx तोड़ेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू मिल जाएगा 2/x। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2/x को क्या लिख सकते हैं, 2 log x और प्लस c। तब यहाँ से देखिए, यहाँ सम की वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोगों को, 2 log x। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम इसको 1-1 से गुजारते हैं, जब 1-1 से गुजारेंगे तो यहाँ 1 रखिए और यहाँ 1 रखिए, तो हम लोगों को c इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1, और यहाँ पे 2 जस का तस रहेगा और log 1 रखिएगा, तो c इक्वल टू हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा 2 - 1 1।
अब ये सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। जब इक्वेशन में पुट करेंगे, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, घबराना नहीं है। तो यहाँ से हमको y की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 2 log x प्लस 1 मिल जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 log x प्लस 1 कहीं है? बिहार बोर्ड का आंसर तो ऐसा ही रहता है, बट ये वाला करना क्या था, l इक्वल टू सीधे इक्वेशन ले लीजिएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर और dx, ठीक है। इंटीग्रेशन में इसको सॉल्व करिएगा, डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन निकाल के। जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो c की वैल्यू आएगी और c की वैल्यू पुट कर दीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा 1 1 पे गुजार के, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है बीएससी में, घबराने की जरूरत नहीं है। और ये तो आपको 11 12 में भी पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। इतना बढ़िया मैं आपको पढ़ाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कि आप बहुत सारे क्लास यूट्यूब पर ढूंढिएगा, इतना बेहतरीन कोई नहीं समझाने वाला है। बिलीव नहीं है तो सर्च कर लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, बोला है रेगुलर फाल्सी मेथड, ठीक है, जो वक्र ए बी और एक्स एक्सिस का प्रतिच्छेद बिंदु को प्रतिस्थापित किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। अब रेगुलर फाल्सी मेथड में बोला है एक्स एक्सिस का प्रतिच्छेद बिंदु। देखिए रूट की लोकेशन आपको याद रखना है। अब करना क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, रूट वही रहेगा। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, रूट हमेशा वही रहेगा जो ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है। तो जब एक्स एक्सिस को काटता है तो यहाँ पे जितना वाई वाले हैं सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीधे आंसर मार देंगे यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ से 0, आप ध्यान रखिएगा, हमेशा रूट वही रहेगा जो ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो जहाँ वाई एक्सिस वाले हैं सारे के सारे गलत हो जाएंगे। आंसर क्या मिल जाएगा, 1 आ जाएगा। ये सही आंसर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। बहुत शॉर्टली कर लेंगे, घबराना नहीं है, आपको भी आने लगेगा। ऐसा कुछ इसमें 30 मार्क का नहीं है। मैंने भी पढ़ा है, यही पढ़ाता हूँ, आप भी पढ़ेंगे। आप भी जब जॉब लगेगी तो पढ़ाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये यूपी पीजीटी के लिए काम करेगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्योंकि होता क्या है कि स्टेट का सिलेबस एकदम सेम जस का तस यूपी पीजीटी से मैच खाता है और ये राजस्थान का सेकेंड ग्रेड से भी मैच खाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, समझना है, पूरा आपको समझ में आने वाला। बोला है द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मोडुलो m इज ओवर द सेट ऑफ इंटीजर वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। पूरा आपको समझना है। बोला है तो रिलेशन है कॉन्ग्रुएंसी मोडुलो m में ओवर द सेट ऑफ इंटीजर, तो m क्या होगा। देखिए मैं इसका सिंपल उपाय आपको बता दूं। जो मोडुलर, आप देखेंगे यहाँ लिख देता हूं, जो मोडुलर एरिथमेटिक होता है वो हमेशा करता क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है, ठीक है। तो मॉड्यूलर कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। जो चीज, आप ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन, जो आप ध्यान रखेंगे सेट आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इससे देखिएगा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो जहां भी है समझिए इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, ठीक है। बहुत ईजी है। कुछ मैं शॉर्टकट जो ट्रिक बता रहा हूँ इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे होगा क्या कि जब एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर लेंगे तो ऐसे देखते हुए कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर देखते हैं। बहुत शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूँ, बहुत शॉर्ट मेथड में, घबराना नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन देख के आपका दिमाग चकरा गया होगा, क्योंकि बीएससी एमएससी में पढ़ना है, कहीं कहीं बीएससी में है, कहीं कहीं एमएससी में है, बट इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए आपको म्यू वाई एक्स प्लस 1/2 डेल वाई एक्स इक्वल टू जो वैल्यू दिया है, ठीक है, और म्यू एवरेज दिया है, डेल सेंट्रल टेंडेंसी दिया है, ई शिफ्टिंग ऑपरेटर देन एन। इसको मैं एकदम पूरा, अगर समझ में नहीं आओगे समझ में आएगा। देखिए जो आपको एवरेज दिया है, एवरेज ऑपरेटर म्यू, इसका एक फार्मूला आप ध्यान रखिए, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2, अब बटे में 2 होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो सेंट्रल एवरेज दिया है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जिसको बोलते हैं डेल, इसका फार्मूला भी लिख लीजिएगा, कॉपी पे लिखते चलिएगा, 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। ये 2 फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको कहाँ पुट करना है ये भी आपको बता देता हूँ। अब ये आप ध्यान रखिएगा, एक मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ, म्यू प्लस 1/2 डेल, ठीक है। ये रिलेशन आप याद रखिएगा। अब इसमें करना क्या है, हमको वैल्यू पुट कर देनी है। इससे हमको क्या निकलेगा, म्यू और डेल की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम देखिए वैल्यू पुट करते हैं। म्यू की जगह पे क्या था, एप्सिलॉन 1/2, अरे
ई बाई 1/2 पर ई की पावर -1/2/2 1/2 ऐसे ही रखिए यहाँ पे ई की पावर 1/2, मैं ई थोड़ा सा चलन के लगता हूँ, बड़ा आप लिख लीजिएगा, माइनस ई की पावर -1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मिल जाएगा 2 ई की पावर 1/2 और बटे में 2, तो ये मिल जाएगा आपका ई की पावर 1/2। अब इससे करना क्या है, आपको ई की पावर n से कंपेयर कर देना है, ठीक है। तो ई की पावर जो 1/2 है इसको कंपेयर कर दीजिए ई की पावर n से, और n की जो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1/2, और 1/2 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है, पूरा का पूरा गलत है। आप अगर बिलीव नहीं होगा तो आप इसको क्वेश्चन को आप किसी गूगल पे जहाँ भी एआई कहीं भी फोटो खींच के आप डालेंगे तो इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये एमएससी में पढ़ाना है। इसका आंसर देख सकते हैं, सारा आंसर गलत दिया है, अब क्या बोले बोर्ड को। नंबर 28 देखिए, इससे बहुत आसानी से करा देता हूँ इसको। देखिए बोला है लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, कोई ए है वो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, और एन जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 4 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक होता है स्कर्ज लेमा थ्योरम, इसको लिख लीजिए कॉपी में, लिखते चलना है, पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि लिखेंगे तो ज़्यादा याद होगा। स्कर्ज लेमा थ्योरम क्या बोलता है, मैं बोलता हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में जब किसी भी मैट्रिक्स के पास मिनिमम 1 आइजन वैल्यू जरूर होता है, मिनिमम 1 आइजन वैल्यू, ठीक है, मिनिमम 1 आइजन वैल्यू जरूर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा अर्थ मतलब है कि 1 से n तक हर डायमेंशन का इनवेरिएंट सब स्पेस मौजूद रहता है। तो अब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ और बेहतरीन बताता हूँ आपको, एक ही चीज़ क्लियर कर दूंगा, जो समझ में नहीं आएगा हट जाइएगा, एग्जाम नज़दीक है। तो n इज ग्रेटर इक्वल टू 4 है यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं, थोड़ा सोल्यूशन इसका जाएगा कुछ लॉन्ग में। तो हम करेंगे क्या है, तो अगर n इक्वल n-3 लेके चलिए यहाँ पे, तो इसका मिनिमम डायमेंशन यहाँ से क्या होगा, 1 हो जाएगा, हमेशा मौजूद रहेगा मिनिमम डायमेंशन। और मैं सीधे पहले क्वेश्चन पे देखता हूँ इसका, पहले ये देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन में ये है जो इनवेरिएंट सब स्पेस, ठीक है, डायमेंशन क्या दिया है n-3, और वो करना क्या है कि अगर n ग्रेटर इक्वल टू 4 है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं n-4 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इससे छोटा लेके चलना है। तो जब n-3 लेके चलेंगे तो आपकी जो मिनिमम 1 जो बचेगी वो डायमेंशन बचेगी। तो सीधे आपको क्या करना है, या तो स्टेटमेंट याद कर जाइएगा, उसके n-4 दिया, उसके नीचे वाला n-3 को डायमेंशन होगा, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ये तो याद ही करना है, रटना ही है इसमें, बाकी मैं ऐसे बताता चलता हूँ आपको। एक चीज़ और, जो आप नोट्स बनाए हैं शॉर्ट नोट्स, उसको मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ प्रीवियस ईयर का, या फिर ऐसा करिए कोई बुक लीजिए, कोई देखिए 2025 का कोई सोल्यूशन कराया नहीं है, कोई बुक नहीं आई है उसकी, 2023 की अवेलेबल है मार्केट में। तो ये सोल्यूशन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सोल्यूशन रख के अपने से एक नोट्स बनाइएगा। उससे होगा क्या कि 1 से 2 बार रिवीजन करिएगा, और जहाँ जहाँ समझ में नहीं आएगा फिर से वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। चलिए एक नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द इंटरसेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल। देखिए ओपन इंटरवल को ये भी जान जाइए, ओपन इंटरवल क्या तो ऐसे लिखते हैं और या तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिंबल भी जानना जरूरी है। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ ना कहाँ कहाँ दिक्कत होता है। बिलीव नहीं करेंगे, अगर ये इंटरवल ऐसे लगा देंगे पता ही नहीं रहता है क्या है, ये होता है क्लोज इंटरवल, ये होता है ओपन इंटरवल, ठीक है, मैं डिटेल क्लास में पूरा बता दूंगा, पहले इसको समझते हैं। तो -1/n से 1/n दिया है, और n की वैल्यू आपका नेचुरल नंबर है विथ यूजुअल मैट्रिक्स के, तो बोला है क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो इंटरवल देखेंगे -1 से 1 के बीच में आएगा, यहाँ पुट करके देख लीजिएगा, यहाँ पुट करिए और यहाँ पुट करिए। अगर 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 0.5 से लेके 0.5 होगा, एक 0.5 माइनस में होगा। तो जैसे जैसे ऐसे ही चलता जाएगा क्या होगा, इनफाइनाइट की तरफ, तो ये इंटरवल क्या होगा, इंटरवल आपका सिकुड़ता हुआ जाएगा, सिकुड़ेगा, ठीक है, और लास्ट में इंटरसेक्शन क्या आपका बचेगा, पॉइंट देखेंगे 0 बच जाएगा। तो टोपोलॉजी रूल होता क्या है, देखिए रियल लाइन आर कोई भी हो, सिंगलटन सेट हमेशा क्लोज सेट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा कि रूल है टोपोलॉजी में। एमएससी में आप पढ़ेंगे तो टोपोलॉजी पढ़ना है, तो टोपोलॉजी में एक चीज़ याद रखिएगा, यही ट्रिक अगर याद कर लेंगे, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होता, रियल लाइन आर पर कोई भी सिंगलटन सेट
सेट क्या होता है, क्लोज होता है। अब सिंगलटन सेट जैसे मैंने बताया था लास्ट में क्या बचेगा, सिंगलटन सेट ही बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, क्लोज आ जाएगा। यहाँ दिक्कत आई कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिस क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन होगा तो मैं और अच्छे से समझा दूंगा। एक क्वेश्चन और पढ़ा देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है, द इक्वेशन आप दिया है यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2x 2y 2z 2y के बाद dz दिया है प्लस 2 इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट ए कोन। देन यहाँ पे d की वैल्यू निकालनी है। अब इक्वेशन को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, रिप्रेजेंट ए कोन फॉर किस वैल्यू पे कौन सेटिस्फाई कर रहा है, मैं इसको बता देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कोई भी अगर कोन बनती है, अगर कोई एक कोन जिसको बोलते हैं शंकु, तो एक वर्टेक्स होगा, ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब हम करते कहीं इसका सिंपली अब करेंगे क्या, देखिए डिफ्रेंशिएट कर दिए पार्शियली। अगर पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिए से डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसको डेवा भी बोला जाता है कहीं कहीं, तो बाकी सब तो खत्म हो जाएगी, बस बचेगा क्या, यहाँ से एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, बाकी 2x का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप करिए क्या, 2x प्लस 2 बराबर 0 पुट करिए, हमें डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट कर देना है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में पुट करिए और उसको भी 0 के इक्वल पुट करिए, तो यहाँ से उसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगी यहाँ पे -1। ऐसे ही z करेंगे। तो देखिए जब ये सब वैल्यू आ गई आपको, डेल एफ भी निकालते हैं, अगर मान लें किसी से नहीं निकलेगा, डेल एफ अपॉन जेड आपका 2z प्लस डी है, यही है ना, तो z की जो वैल्यू आ जाएगी -d/2 आ जाएगी। देखिए अब ये सबको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर 1 प्लस 1 डी स्क्वायर स्क्वायर बाई 4, निकाल के देख लीजिएगा, -2 माइनस डी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, तो ये मैं 2 का 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 0 माइनस डी स्क्वायर बाई 4। यहाँ से d की वैल्यू जो मिल गई 0, ये क्या मिलती है, वैल्यू ऑफ c पे मिली है। यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, d इक्वल टू 0 ऑल वैल्यू ऑफ c पर, तो ऑप्शन ए सही है। ऐसे ही करते रहिए, मैं पूरा कंसेप्ट के साथ वीडियो बनाता रहूँ, आप पढ़िए बस ध्यान से, कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो। बाकी मैं जल्द दूसरा पार्ट लेके आता हूँ, क्योंकि देखिए क्लास का टाइम हो रहा है और बीच में हम लंच में दूसरा वीडियो अपलोड करते हैं, पूरा एग्जाम से पहले आपका पूरा खत्म करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।